चलो बच्चों, 3 दिन से क्लास नहीं हो पाई है, उसके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन हम पिछले 3 दिन का कवर इस क्लास में करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराएंगे ताकि जो है आपके बिग बोर्ड में एग्जाम में नंबर अच्छे आए, है ना। तो ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो बच्चे नए आए हैं वो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें, और हमारे पुराने रेगुलर बच्चे वो लगातार पढ़ते रहें और अपने जो है मैथ्स को और अच्छा करें। ठीक है, तो हम लोग जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हम केवल उन्हीं को यहाँ पे बताएंगे, है ना। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि 96 और 404 का एचसीएफ, यहाँ पे 2 नंबर दिए गए हैं, एक है 96 और 404। इनका एचसीएफ जो दिया गया है कितना, 4, और हमें निकालना है एलसीएम, और हमें फॉर्मूला पता है एलसीएम का। एलसीएम इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई एचसीएफ। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा, और पहली संख्या हमारी कितनी है 96 है, दूसरी संख्या है 404 और मासा हमारा कितना है 4। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 चौके 16, यानी 24 गुणे 404, 24 गुणे 404, 24 चौके 96, 24 0, यानी कि यहाँ पे आएगा कितना 9, 24 चौके 96, यानी कि 9696 एलसीएम आ जाएगा, है ना बेटा। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। बिंदु 2,5 की मूल बिंदु से दूरी बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। रूट के अंदर जो तुम्हारे यहाँ पे भुज और कोट दिए गए हैं इनका स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल लो। 2 दूना 4, 5 पचे 25, 25 4 कितना हो गया √29 मात्रक। ऑप्शन में जहाँ पे होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ज़्यादा देर नहीं लगाना है, 1 नंबर का प्रश्न है तो तुरंत के तुरंत इसका उत्तर भी देना चाहिए, है ना। अगला प्रश्न है, अगला 3 नंबर क्वेश्चन है कि √2 + tan 45 यानी tan 45 इसका मान बताइए। तो इसका मान क्या होगा भाई, √2 यहाँ पे tan 45 का मान 1 होता है, तो √2 + 1 जहाँ पर है वही आंसर इसका हो जाएगा ना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का मान कितना है। तो सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इसकी वैल्यू होती है 1। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2x + 3y, 2x + 3y = 11 में यदि x = 1 है तो y का मान बताइए। यहाँ पे x = 1 दिया गया है तो y का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ पे 1 रखना है हमको और y का मान निकालना है। 2 एकम 2 + 3y = 11। 2 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 11 - 2 3y बराबर हो जाएगा 9, y बराबर होगा 9/3, 3 एकम 3, 3 त्रा के 9 3, यानी यहाँ पे y की वैल्यू 3 जहाँ पे आंसर आ रहा है वही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 6 पे चलते हैं, ठीक है। तो 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 21 18 15 एक समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में 21 18 15 21 18 15 ... का वह पद ज्ञात कीजिए जिसका मान 81 है। यानी ऐसा हमको पद बताना है जिसका मान माइनस का 81 है, -81, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पद कितना है, फर्स्ट 21 है। डी की वैल्यू सर्वांतर कितना है, इसका सर्वांतर है 18 से 21 घटा दो -3। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे nवा पद का, an = a + n - 1 × d। an की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -81, a की वैल्यू कितनी है 21, n - 1, n की वैल्यू हमको पता नहीं लेकिन d की वैल्यू -3 है। 21 प्लस का इधर है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी ये प्लस का 21 इधर आके माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे n - 1 गुणे -3। 21 और 81 जुड़ जाएंगे तो 2 8 2 10 माइनस का 102, ये -3 इधर बटे में हो जाएगा। n - 1 माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 त्रा की 9, 3 चौके 12, n - 1 बराबर 34 आएगा। तो n बराबर आएगा 34 + 1, 34 पे 1 जोड़िए कितना आएगा 35,
यानी वो संख्या कितनी होगी, 35 होगी, है ना। तो वो संख्या हो जाएगी 35। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है एक थैले के अंदर 2 नीली 3 सफेद और 4 लाल गेंदें हैं। 2 नीली गेंदें हैं, 3 सफेद गेंदें हैं और 4 लाल गेंदें हैं। तो इस थैले में से एक गेंद निकाली जाए तो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता बताइए। तो हमको दिया क्या गया है, यहाँ पे दिया है एक थैले के अंदर, एक थैले में लाल गेंद, नीली गेंद, सफेद गेंद, लाल नीली सफेद। लाल गेंदों की संख्या है 4, नीली गेंदों की संख्या है 2, सफेद गेंदों की संख्या है 3। और इस तरह से कुल मिला के कितनी गेंदें हो गई, तो इन सबको जोड़िए, 4 2 6 3 9। और लाल गेंद ना होने की प्रायिकता अगर पूछ रहा है तो लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी बेटा, तो लाल को छोड़ के बाकी जोड़ लो, 3 2 5 बटे टोटल कितना है 9, 5 बटे 9 हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से हम लोग जो है 7 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इनको नोट करिए, फिर हम लोग आगे के प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 8, किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होती है 1। किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता 1 होती है और ना घटित होने की प्रायिकता होती है 0। ठीक है, तो पहले का आंसर एक ही लाइन में 8 नंबर का आंसर हो जाएगा। अब 9 नंबर प्रश्न में यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और उससे क्वेश्चन पूछा गया। तो चित्र ये है कि एक त्रिभुज ABC में BC के समांतर एक रेखा DE खींच दिया गया ऐसे करके DE, और यहाँ पे वैल्यू दी गई है कि AD की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, DB की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, EC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस चित्र में DE जो है वो BC के समांतर है, ये वाली भुजा इसके समांतर है BC के। तो आपको बताना है कि DE बटे BC का अनुपात कितना होगा। DE बटे BC का अनुपात कितना होगा। अब देखिए त्रिभुज जो यहाँ पे ADE है और त्रिभुज जो ABC है, चूंकि 1 नंबर का सवाल है, ज़्यादा बड़ा नहीं बताएंगे इसमें हम। ABC अगर DE भुजा BC के समांतर है तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, एंगल समरूपता इसमें लग जाएगा, क्योंकि ये वाला कोण B वाला कोण D के बराबर है और कोण C जो है कोण E के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के जो अनुपात होते हैं वो होते हैं बराबर। यानी कि इसमें क्या है कि छोटी वाली भुजा इसमें AD और बड़े त्रिभुज की भुजा AB। ठीक है, तो AD की वैल्यू 3 है और AB की वैल्यू 3 + 6 यानी 3 + 6 मिला के कितना हो गया 9। तो 3 बटे 9 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 3 × 3 3 × 9, 1 बटा कितना आया 3। यानी AD बटे AB का अनुपात 1/3 आया है। और इसी अगर ये 1/3 है तो फिर सारी भुजाओं का अनुपात बराबर ही आएगा, यानी कि यहाँ पे DE बटे BC का अनुपात भी कितना आएगा 1/3 और हमारा आंसर यही हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा इसमें नहीं बताना है। ठीक है, तो 9 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अगला नंबर देखते हैं हम लोग 10 नंबर सवाल में कह रहा है कि बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो यहां पर 10 नंबर सवाल में एक वृत्त दिया गया है, एक कोई बिंदु Q दे दिया गया है। मान लो यहां पर एक बिंदु Q है, इस बिंदु Q से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची गई ऐसे करके। यहाँ पे मान लेते हैं स्पर्श रेखा है QP और यहाँ वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से ये हो गया इसकी दूरी, बिंदु की दूरी।
तो ये 25 सेंटीमीटर है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो इसमें पूछ क्या रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या बताइए। बहुत आसान सा सवाल है। यहां पे ये हो गई वृत्त की त्रिज्या, स्पर्श बिंदु और केंद्र को मिला दो, ये हो गई वृत्त की त्रिज्या OP, है ना। तो हमें पता है कि जो स्पर्श रेखा है और त्रिज्या एक दूसरे पे लंब होती है, 90 अंश का कोण बनेगा, और उस हिसाब से ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा क्या चीज, OQ जो है ये हो जाएगा कर्ण, ये है 25, PQ को मान लेते हैं लंब, ये है 24, और ये OP जो है ये जो त्रिज्या है इसको आधार मान लेते हैं ये। और यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो कर्ण इसमें जो है वो OQ है, लंब इसका हमने PQ में ले लिया, और आधार इसकी जो है मैंने OP ले लिया। तो OQ की वैल्यू 25, OP की 24, और मैंने इसको, ये त्रिज्या है, इसको स्मॉल r लिख दिया। 25 का स्क्वायर 625, 24 का 576, और यहाँ पे r स्क्वायर 576 प्लस का बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, नहीं 625 माइनस कितना आएगा 576, इसको घटाइए तो r स्क्वायर बराबर हो गया 15 में से 6 गया 9, 11 में से 7 गया 4, 49, यानी r बराबर हो जाएगा √49, r बराबर √49, और 49 का वर्गमूल कितना आएगा 7, यानी जो है इस वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ऑप्शनल सवाल है, एक ही नंबर का है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में कहता है कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 अंश का है के संगत चाप की माप बताइए। यहां पर एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, एक ऐसे चाप AB है, ये केंद्र के ऊपर 30 अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है, ये O मान लेते हैं, ये त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। इस चाप AB की लंबाई हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का मान है 30 डिग्री और R का मान है 6 सेंटीमीटर, इसलिए चाप की लंबाई के लिए फार्मूला लगाएंगे थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई R, परिधि ये होता है, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू 30 है बटे 360 गुणे 2, पाई का मान 22 बटे 7, R का मान 6, 0 से 0 काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 2 से 2 कैंसिल, 22 बटे 7 सेंटीमीटर परिधि की चाप की लंबाई जो है 22 बटे 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 12 नंबर प्रश्न में कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक बेलन है जिसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, तो ये है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या इसकी OA, और इसकी ऊंचाई जो है A, यहाँ पे लिख देते हैं BCD, है ना। तो इसकी ऊंचाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई, त्रिज्या को R से लिखिए, ऊंचाई को S से, 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है, ठीक है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है। इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। एक अर्धगोला भी इसके ऊपर रखा हुआ है ना, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, एक ही अर्धगोला है तो एक ही के हिसाब से निकालते हैं भाई। और यह है ठोस, तो नीचे वाला इसका एरिया भी रहेगा, अर्धगोले का जुड़ेगा, बेलन का वक्रपृष्ठ जुड़ेगा। तो क्या दिया, क्या गया यहाँ पे दिया है, बेलन में क्या चीज़ दे रखी है, बेलन में इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, और अर्धगोले में दिया गया है, अर्धगोले में इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर, उसी के ऊपर रखा है ना, इसलिए कुल पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, नीचे वाला आधार का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। चलिए, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें जुड़ेगा ये तो ऐसे रखो 2 पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर मिलकर 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों से कॉमन होगा पाई आर, जब पाई आर कॉमन चला गया तो यहाँ पे 2h बचेगा, यहाँ से पाई आर चला गया तो 3r बचेगा। अब इन सब के मान रखते हैं हम लोग, है ना, इन सब के मान रखते हैं। r का मान है 3, 2 पाई का h का मान है 5, 3 r का मान है 3, पाई 3, 5 दूना 10, 3 त्रा की 9, पाई गुणे 3 गुणे 10 9 19, 19 थे 57, 57 बगल में पाई रखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में डी नंबर है, डी नंबर पे टिक मारिए। सवाल नंबर आ जाते हैं 13, है ना। 13 नंबर सवाल में कहता है एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया। एक वृत्त की स्पर्श रेखा, ये हो गया वृत्त, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया। ये हो गया स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा ये हो गई, ये हो गया स्पर्श बिंदु क्यों, ये हो गया, या P मान लेते हैं, ये हो गया केंद्र, इससे इसको मिला दिया गया। ये तो हो गई त्रिज्या, जो बात चल रही है तो हो गई त्रिज्या। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के साथ, स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ बने वाले कोण, हमें एकदम सिंपल पूछा जा रहा है कि स्पर्श रेखा ये है, ये है त्रिज्या, तो इनके बीच में कितने अंश का कोण बनता है। ऑप्शन में 90 डिग्री है, हमें पता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा और त्रिज्या, और त्रिज्या एक दूसरे पे 90 अंश का कोण बनाते हैं, तो आंसर में केवल 90 डिग्री लिखना है, केवल पूछा हुआ आंसर, ऑप्शनल है, एकदम बताना है इसमें, बस याद रखना। अगला है 1 + tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a बटे 1 + cot स्क्वायर a। ये सवाल कई बार पूछा गया है। 1 + tan स्क्वायर a को लिख सकते हैं sec स्क्वायर a, 1 + cot स्क्वायर को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a। cosec ऊपर जाएगा तो sin स्क्वायर a हो जाएगा, और sec स्क्वायर जब नीचे जाएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर a, और sin बटे cos होता है tan स्क्वायर a। तो ऑप्शन में जहाँ पे tan स्क्वायर a है वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। तो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, एक चाप इसके केंद्र पर 60 अंश का कोण ऐसे करके 60 अंश का कोण बनाता है, इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब कहते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताइए। यह है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यह है कोण थीटा। तो क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया है कि त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश का कोण। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये जो OA और यहाँ पे B ले लेते हैं, जो ये वाला एरिया है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें पता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 7 स्क्वायर कर दो, एक साथ से एक साथ कैंसिल, 0 से 0, 6 कम 6 छचा के 36, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी ऊपर बच रहा है 11 गुणे 7 बटे 3, 11 × 77 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कहता है किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4/7 है। किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है आपको, गोले की त्रिज्या हमें बताना है। तो एक काम करते हैं, पहले 452 सही 4/7 को थोड़ा हल कर लेते हैं। 452 गुणे 7 करिए, 7 दूना 14, 7 25 35, 35 35 से 36, 7 चौके 28, 28 और 3 28 और 3 31 में 4 जोड़िए, यहाँ पे 31 से 64 में 4 जोड़िए, 4 4 8 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 3168/7 इसको लिख सकते हैं 3168/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है क्या? गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्र पृष्ठ जो है इसका होता है 4πr², है ना, 4πr²। अब ये जो क्षेत्रफल दिया गया है 3168/7, यहाँ पे 4 गुणे 22/7 गुणे r²। चलिए काटते हैं, 7 से 7 काट दिया जाए, 4 से काटिए, 4 सते 28, 3 आएगा, 4 9 36, 4 दूना 8। अब इसको काटिए, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 23 6, 2 9 18, 2 6 के 12। अब 11 से काटिए, 11 एकम 11, यहाँ पे 11 23 33, 11 छक्का 66, यानी 36 आएगा। काटने के बाद में 36 आएगा, यानी r² बराबर आ जाएगा 36। तो r बराबर आएगा √36, और √36 का वर्गमूल कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। यानी r की वैल्यू, गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। आंसर हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। 16 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 17। तो 17 नंबर सवाल कहता है यदि px बराबर एक द्विघात बहुपद px बराबर 4x² - 4x - 1 के शून्यकों का गुणनफल बताइए। द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा, और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। और c जो होता है वो अचर पद, इसमें -1 है, और a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो -1/4 इसका आंसर हो जाएगा। 17 के बाद आइए 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि द्विघात बहुपद 3x² - 4x + 4/3 का विविधकर बताइए। 3x² - 4x + 4/3 = 0। इसका विविधकर बताना है, तो a बराबर 3 है यहाँ पे, b बराबर -4 है, और c बराबर है 4/3। तो विविधकर का फॉर्मूला d = होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू -4 है, -4 का स्क्वायर, -4a की वैल्यू है 3, और c की वैल्यू है 4/3। 3 से 3 कट जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस का 16 आएगा, और 4 चौके 16, 16 से 16 घटा दो 0, इसका विविधकर आएगा 0। तो सवाल नंबर 18 कंप्लीट हो गया है। सवाल नंबर 19 में माध्य बताना है, जिसके लिए यहाँ पे जगह नहीं है, तो इसको पहले नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए सवाल नंबर 19 देखना है, ठीक है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित सारणी से माध्य क्या होगा। तो हमको एक सारणी दी गई है और उससे हमको माध्य निकालना है। सारणी में दिया गया है वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल लिखते हैं 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, है ना, 20 इतना तक दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, x का मान निकालते हैं, मध्यमान। कैसे निकाला जाएगा? 0 में 4 जोड़िए, जितना आएगा उसका आधा करना है। तो 0 में 4 जोड़िए, 4, 4 का आधा 2,
4 में 8 जोड़िए, 8 4 12, 12 का आधा 6, या फिर हम लोग जोड़ के आधा कर लें, या तो इनका अंतर जो वर्गमाप चल रही है 4, देखिए 0 से 4, 4 से 8, 4 की वर्गमाप चल रही है, तो हम लोग इसमें 4 जोड़ देंगे, अपने आप आधा आ जाएगा। जैसे कि 6 में 4 जोड़िए 10, इनको जोड़िए 20, 20 का आधा 10 ही होगा, 10 में 4 जोड़िए 14, 14 में 4 जोड़िए 18, और इनको जोड़ के आधा करिएगा तब भी सेम ही आएगा। यहाँ पे बारंबारता दी गई है, बारंबारता कितनी है? 4 6 6, 4 6 6 5 4। अब f इंटू एक्स निकालते हैं। f इंटू एक्स कैसे निकाला जाएगा? 4 दूना 8, 6 6 के 36, 10 छक्का 60, 14 पंजे 70, 18 चौके 72। अब सिग्मा एफ एक्स इसको जोड़िए, 8 6 14, 14 2, 14 2 कितना हो गया? 16, हासिल आया 1, इसमें 3 में 1 जोड़िए 4, 6 4 10, 10 7 17, 17 7 24, 246। अब यहाँ पे सिग्मा एफ जोड़िए, 6 4 10, 6 16, 16 5 21, 4 25, कितना आया? 25। अब हमें माध्य निकालना है। अगर माध्य एक्स बार बराबर होता है फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू 246 है बटे 25। 246 को 25 से भाग करिए, 25 का पहाड़ा पड़िए कि 246 से ज़्यादा ना हो, तो 25 नवैया 225, घटाइए 1 2 कट, दशमलव लगा के 0 बढ़ाइए, 25 हटे 200, घटाइए 10 आएगा, 1 0 बढ़ा सकते हैं दशमलव के बाद में, तो 25 चौके 100 है ना। तो आंसर कितना आएगा? 9.84। इसका माध्य आ जाएगा 9.84। अगला जो है क्वेश्चन है इसी टॉपिक से, माध्य का वर्ग निकालना है। तो यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। माध्यिका वर्ग के लिए हमें x की आवश्यकता नहीं होगी, जो यहाँ पे x निकाला है इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें f और CF की आवश्यकता है, बारंबारता और संचयी बारंबारता। बारंबारता दी गई है, संचयी बारंबारता हमको निकालना पड़ेगा, है ना। बारंबारता दी गई है क्वेश्चन में, संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। बारंबारता कितनी है? 6 8 10 9 12, 6 8 10 9 12, संचयी बारंबारता 6 का 6, 8 6 14, 14 में 10 जोड़िए 24, 24 में 9 जोड़िए 33, 33 में 12 जोड़िए 45। यानी यहाँ सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आई है? 45। ये क्या है? विषम। अगर ये विषम है तो हम m का जब मान निकालेंगे तो n+1/2वां पद, यानी 45 में 1 जोड़िए बटे 2 करिए, 46 बटे 2, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 3 6, 23। 23वां पद जिस वर्ग में होगा वही माध्य का वर्ग होगा। तो यहाँ पे 23वां पद देखिए 6 तक यहाँ पर है, 6 से ऊपर 14 तक यहाँ पर है, 14 से ऊपर 24 तक यहाँ पर है, तो यानी कि यहाँ पे 14 से ऊपर 24 तक यहाँ पर 23वां पद इसके इस वाले वर्ग में है, यानी कि 20 से 30। 20 से जो 30 है वो क्या है? माध्य का वर्ग है। ठीक है, दिया गया है कि बिंदु A 0,1 की बिंदु P और बिंदु Q की दूरियां बराबर हैं, तो हमें x का मान निकालना है। तो यहाँ पर दिया गया है AP, यानी AP = AQ, AP = AQ, है ना। तो दो बिंदुओं की, मतलब एक बिंदु की दो बिंदुओं से दूरियां बराबर है, x का मान निकालिए। तो हमने क्या किया? AP = AQ कर दिया गया। फिर A से P की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और जब AP लेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो x2 यानी कि 5 है और x1 है 0, तो 5 - 0 का होल स्क्वायर, और y2 है -3 और y1 है 1, तो y -3 यानी y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से जब AQ लेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो x - x2 की जगह पे x और x1 की जगह पे 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी 6 - 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा। -3 - 1 उनके माइनस का 4 हो गया है, होल स्क्वायर इसका कर दो, यहाँ पे x का होल स्क्वायर, और 6 में से 1 घटाइए तो 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे हम लोग, दोनों पक्षों का
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो उस वर्ग से, अच्छा 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, वर्ग से रूट हट जाएगा। ये वाला जो रूट है ये वर्ग से ही हटेगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ से वर्ग से रूट हट जाएगा तो यहाँ पे 25 प्लस 16 बचेगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 25 बचेगा। 25 से 25 घट जाएगा यानी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे 16 आएगा, x बराबर रूट 16 आएगा, रूट 16 का मूल कितना आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस लगा देते हैं, प्लस माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू होंगी, एक प्लस का 4 दूसरा माइनस का 4। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कराते हैं 1 का b नंबर, ठीक है। ये 2 नंबर के प्रश्न हैं, तो 1 का b नंबर कराते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये कहता है कि बिंदुओं -3, 10, सेम टॉपिक से क्वेश्चन है, -3 और -10, यानी एक बिंदु है, क्या दिया गया है कि एक बिंदु जो है उसके निर्देशांक है -3, 10 और 6, -8। एक और बिंदु है जिसके निर्देशांक है 6, -8। इन दो बिंदुओं को जोड़ के एक रेखाखंड बन गया है, ऐसे करके ये A हो गया है, ये B हो गया, ये एक रेखाखंड हो गया है। और इसको बिंदु जो है, इस पर एक बिंदु -1, 6 है, इस रेखाखंड पर कोई कहीं पर एक बिंदु P है -1, 6 जिसके निर्देशांक है, यानी बिंदु P के निर्देशांक -1, 6 है। तो ये कह रहा है कि जो बिंदु P है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, M1 अनुपात M2, ठीक है। ये आप लोगों को निकालना है, M1 अनुपात M2 का मान बताइए। तो एक फार्मूला होता है अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो यहां से बिंदु A और B से x1, y1, x2, y2, ठीक है, और x और y, P से xy, A से x1 y1, B से x2 y2, P से xy, है ना। तो x1 की वैल्यू है -3, y1 की वैल्यू है 10, x2 की वैल्यू है 6 और y2 की वैल्यू -8, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 6। यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक। x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। x की वैल्यू है -1, m1 की वैल्यू हमको नहीं पता है, x2 की वैल्यू है 6, m2 की वैल्यू नहीं पता है, x1 की वैल्यू है -3, m1 प्लस m2 दोनों की वैल्यू नहीं पता। ये बटे में इधर गुणा होगा -1 से, तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, -m1 -m2। यहाँ पे 6m1 होगा, प्लस माइनस का गुणा -3m2 हो जाएगा। एक काम करते हैं, m1 को एक तरफ और m2 को एक तरफ करते हैं। तो एक काम कर लो, 6m1 को इधर भेज दो, m2 को उधर भेज दो, तो -6m1, और ये प्लस का है कि इधर माइनस का हो जाएगा, -6m1, और ये m2 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो m2 -3m2। 6 में 1 जोड़ेंगे, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो 7m1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 3 है, माइनस का 1 है तो घट जाएगा, माइनस का 2m2 हो जाएगा। अब एक काम करिए, m2 इधर बटे में लाइए, 7 को उधर बटे में लेके जाइए, तो m1 बटे m2 बराबर -2 बटे -7, माइनस से माइनस हट जाएगा तो m1 अनुपात m2 की वैल्यू आएगी 2:7। तो ये जो बिंदु P है इस रेखाखंड को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया है 2 नंबर के, एक और कंप्लीट। अब तीसरा 2 नंबर का प्रश्न बताने जा रहे हैं, है ना। तो तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर में प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पे दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि 1 - tan a का होल स्क्वायर बटे 1 - cot a का होल स्क्वायर, सॉरी 1 - tan a बटे 1 - cot a का होल स्क्वायर जो है वो tan स्क्वायर a के बराबर है, tan स्क्वायर a के बराबर है। तो ये प्रश्न नंबर सी में ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 - cot अपॉन 1 - tan a अपॉन 1 - cot a
का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है ना, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसमें करते कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और 1 माइनस tan a बटे 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे करना क्या है कि ऊपर वाले में कुछ मत करिए, 1 माइनस tan a रखिए, कॉट को 1 अपॉन tan a लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan a इसको लिख सकते हैं, होल स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, अब एलसीएम ले लेना है, नीचे एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाला सेम टू सेम लिख देंगे 1 माइनस tan a। नीचे में जब एलसीएम लेंगे तो tan a एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पे tan a का 1 से गुणा तो tan a माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ये tan a जब बाहर जाएगा तो ऊपर पहुँच जाएगा और होल स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो tan स्क्वायर a बाहर हो जाएगा, नीचे बचेगा अंदर बचेगा 1 माइनस tan a बटे tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें करते क्या, नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेके बाहर जाएगा तो स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो जाएगा, यानी कि बाहर कुछ भी नहीं लेकिन अंदर जो है चिन्ह बदल जाएंगे, तो चिन्ह बदल जाएंगे, tan a माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा तो आगे और tan a पीछे का होल स्क्वायर। tan a 1 माइनस tan a से कैंसिल हो गया, बचा कितना, tan स्क्वायर a बाहर बचा हुआ है और अंदर 1 बचा है होल स्क्वायर, tan स्क्वायर a गुणे 1 तो होगा tan स्क्वायर a, और ये हमारा जो है RHS है ना, राइट हैंड साइड, और यही हमको प्रूव करना था, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, तो 1 का C नंबर हो गया, 1 का D नंबर, 2 नंबर का प्रश्न ये भी है। सारणी दी गई है और हमको माध्यिका निकालना है। यहाँ पे वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और यहाँ पे बारंबारता दी गई है 7, 9, 19, 15, 7। माध्यिका के लिए हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता पहले वर्ग की वही है जो बारंबारता है, तो 7। उसके बाद जोड़ते जाते हैं, 7, 9, 16, 16 में 19 जोड़िए तो हो जाएगा 35, 35 में 15 जोड़िए 50, 50 में 7 जोड़िए 57, यानी यहाँ पे सिग्मा एफ की वैल्यू लास्ट वाला 57 है, और 57 कौन सा है, विषम, तो इसलिए m का मान निकालते हैं n+1/2वां पद, अगर विषम है तो n+1/2वां पद, सम होता तो n/2वां पद। तो n का मान है 57 + 1/2, 57 1 58/2, 2 से काटिए 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 9 18, 29वां पद। 29वां पद जिस वर्ग में होगा वो माध्यिका वर्ग होगा। तो 7 तक पद इसमें है, 7 से ऊपर 16 तक इसमें है, 16 से ऊपर 35 तक इसमें है, यानी 29वां पद इसमें आएगा। ठीक है, तो यानी 20 से 30 जो है, 20 से 30 वो क्या है, माध्यक वर्ग, या इसको माध्यिका भी कहते हैं, माध्यक वर्ग है। तो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं L, निम्न सीमा है 20, F जो है इसके सामने वाला वर्ग की बारंबारता है, F बराबर 19 हो जाएगा। C जो है इसके ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है, C बराबर 16, और वर्ग माप इसमें कितने की चल रही है, 0 से 10, 10 से 20, 10 की वर्ग माप चल रही है। तो F, C, L और N की वैल्यू हमको पता है कितना है, 57। ठीक है, तो इसलिए माध्यिका या माध्यक बराबर L प्लस फार्मूला होता है n/2 - C/F × H। ठीक है, तो L की वैल्यू है 20 प्लस n/2 यानी 57/2 माइनस C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू है 16 बटे F की वैल्यू है 19,
गुणा 10, एलसीएम ले लो बेटा, तो 2 एलसीएम में आएगा और ये 57, 16 दूना 32 गुणे 19 गुणे 10, 2 1 कम 2, 2 पंची 10, 20 प्लस 57 से 32 घटाइए तो 7 में से 2 गया 5, 5 में से 3 गया 2, 25 गुणे 5/19, 20 प्लस 25 पंचे 125/19, 125 को 19 से भाग करिए, 19 छक्का 114, 1 दशमलव लगा के 0, 19 का पारा पढ़ना है 110 से ज़्यादा ना हो, 19 पंचे 95, 5 1 दशमलव लगा 0 बढ़ा देंगे, 19 का पारा पढ़ना है 150 से ज़्यादा ना हो, 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 152 ज़्यादा हो जाएगा 133, यानी कि 6.57 लगभग में लिख आएगा आंसर। या 20 प्लस 6.57, 20 में जोड़िए 6.57 तो 26.57 इसका जो है माध्यक हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो 1D हो गया है, पहले का D नंबर भी हो गया। अब पहले का E नंबर बताते हैं। सेक्शन बी तो पहले का E नंबर 2 नंबर का प्रश्न है ये। सिद्ध कीजिए कि तीन रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो हमें उल्टा मानना है, इसमें सिद्ध करना है कि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग मानेंगे, माना 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तब हम इसको लिख सकते हैं कि 3 रूट 2 बराबर p/q, जहाँ p व q सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 गुणे में उधर जाके बटे में हो जाएगा, तो रूट 2 बराबर p/3q, p/3q समीकरण हो गया 1। अब चूंकि यहाँ पे देखो p q व 3 पूर्णांक है, अतः p/3q भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमें पता है कि रूट 2 किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर रूट लगा हो तो एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर जो p/3q है ये रूट 2 के बराबर है। अगर रूट 2 अपरिमेय है तो अतः p/3q भी अपरिमेय संख्या होगी। यानी हमारी लिख देंगे, अतः हमारी कल्पना गलत है कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ये हमारी परिकल्पना है, परिमेय संख्या है, ये गलत है। हमारी कल्पना है, परिकल्पना या परिकल्पना जोड़ दीजिए, परिकल्पना कि 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है। अतः 3 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यही हमको प्रूव करना है। ठीक है,
सॉरी हाँ 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, यही हमको प्रूव करना है। ये हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और इसका बचा हुआ है। 120 और 315 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 120 और 315 एफ सम दिया क्या है, दो संख्याएं हैं। एक संख्या है 120, दूसरी संख्या है 315। 315 इनका निकालना है हमको एलसीएम। हम लोग अभाज्य गुणन खंडन विधि का प्रयोग करते हैं। 120 315 को लिखते हैं और ऐसे 2 छाके 12 0, 315 नहीं कटेगा 2 से, 2 तेई 6, 315 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 315 नहीं कटेगा। अब 3 से काटिए, तीनों पची 15, 3 एकम 3 0, तीनों पची 15। अभी 3 से कट जाएगा 105, 3 एक तरह की 9, तीनों पची 15। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 सते 35, 7 से काटिए, 7 एकम 7। इनको आपस में गुणा करिए, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 7। तो 2 दूना 4 दूना 8, 3 24, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24, 24 ते 72, 72 पंचे 180, नहीं 72 पंचे 360, 360 गुणे 7, 360 गुणे 7, 0 0 सत्संग 42, 7 21, 21 4 25, 2520 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 नंबर के 6 सवाल कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग 4 नंबर के 5 सवाल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं अब 4 नंबर के 5 प्रश्न। ठीक है, 4 नंबर के 5 प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, एक सारणी से बहुलक ज्ञात करना है और सारणी हमको दी गई है, यानी कि ये दूसरे सेक्शन नंबर बी का दूसरे का ए नंबर प्रश्न है। और हमें निकालना क्या है, एक वर्ग अंतराल दिया गया है। यहाँ पे एक सारणी दी गई है, वर्ग अंतराल जिसमें है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, है ना। और यहाँ पे बारंबारता दी गई है। 6 11 18 21 15, 6 11 18 21 15। अगर हमको बहुलक ज्ञात करना है तो हमें इतनी की हो सकता है। इसी में सबसे पहले हम देखते हैं बहुलक वर्ग कौन सा है। तो इससे सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, कितनी है, 21 सबसे ज़्यादा है। तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 30 से 40। यहाँ 30 से 40 बहुलक वर्ग है। ठीक है, 30 से 40 बहुलक वर्ग है। तो यहाँ पे L बराबर यानी निम्न सीमा है 30। F1 F0 F2 ये 3 चीज़ें लिखी जाती हैं। F1 तो 21 हो जाएगा, F0 ऊपर वाला, F2 नीचे वाला। यानी F1 है 21, F0 है 18, F2 है 15। और वर्ग माप कितनी की है, 0 से 10, 10 से 20, यानी वर्ग माप H की वैल्यू है 10। ठीक है, इसलिए बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू 30 है, F1 की वैल्यू 21 है, F0 की 18 है। 2 इंटू F1 21 माइनस F0 18 माइनस F2 15 गुणे H की वैल्यू 10, यानी 30 प्लस 21 से 18 घटाइए 3 आएगा, 21 दूना 42। ये दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 8 5 13, 2 2 1 1 2 1 3, 33 गुणे 10 गुणा 10। अब इनको हल करना है थोड़ा सा। 3 दहम 30 बटे 42 से 33 घटाइए,
12 में से 3 गया तो 9 बचेगा, 3 से 3 0 यानी 9 बचेगा। अब 3 से काटो, 3 एक कम 3, 3 त्रा की 9, यानी कि 30 प्लस 10/3। 10 से 10 को 3 से भाग करिए, 3 त्रा की 9, एक दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 3 त्रा की 9 बहुत बार ये जो कटेगा 3.33 बहुत बार जाएगा, यानी 30 प्लस 3 दशमलव यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, यानी कि 33 दशमलव, जोड़िए 30 में से 3.33 तो 33.33 इसका जो बहुलक हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से 4 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो गया है। अब 4 नंबर का दूसरा प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर के दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। एक यहां पर वृत्त दिया गया है और 2 स्पर्श रेखाएं इसमें खींची गई हैं। एक वृत्त, इस वृत्त पर बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा खींची गई है, तो हम मान लेते हैं PQ, एक स्पर्श बिंदु यहां पे मान लो Q, और यहां पर स्पर्श बिंदु हो गया R। PQ और PR, वृत्त का केंद्र O मान लेते हैं, केंद्र O, ठीक है। यहां पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, दिया है वृत्त में स्पर्श रेखाएं PQ व PR है। सिद्ध करना है कि क्या चीज सिद्ध करना है कि PQ बराबर PR। एक रचना कर लेते हैं हम लोग, क्या O, ये O से P को मिला देते हैं, OP को मिलाया, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिद्ध करना शुरू करते हैं ऊपर, ठीक है। यहाँ पे 2 त्रिभुज हो गए, एक त्रिभुज POQ व त्रिभुज POR, ये वाला। देखिए हमें पता है कि जो ये स्पर्श रेखा है PQ, और ये है त्रिज्या है, और ये क्या चीज, स्पर्श रेखा। हमें ये पता है कि त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होती है, यानी यहाँ का कोण कितने अंश का होगा, 90 डिग्री का। वैसे ही नीचे ये भी स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या है, तो यहाँ भी कितने अंश का कोण होगा, 90 अंश का। यानी कि यहाँ पे कोण जो POQ का कोण क्यों है, POR के कोण R के बराबर होगा, बराबर 90 अंश। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है ना, ठीक। चलिए एक चीज हो गया, और दूसरी चीज, दोनों POQ त्रिभुज में जो OQ है, POR त्रिभुज में OR है, ये दोनों जो है ये त्रिज्याएं हैं, और किसी भी वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती हैं, यानी कि OQ = OR हम लिख सकते हैं। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज, जब हम त्रिभुज POQ खींचते हैं तो उसमें जो OP भुजा है, POR जब खींचते तो उसमें भी OP भुजा है, यानी OP = हम PO करके इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ। ये ऊपर है त्रिज्या, नीचे हो गया उभयनिष्ठ। अब इन दोनों त्रिभुजों में 2 भुजा OP और OR, OQ और OR, OP दोनों में कॉमन है, 2 भुजा हो गई, एक कोण हो गया। 2 भुजा एक कोण बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांगसम। त्रिभुज POQ सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज POR। सर्वांगसम का मतलब
इनकी संगत सारी चीज़ें बराबर होंगी। जितना बड़ा ये त्रिभुज है उतना ही बड़ा होगा और उसी की तरह होगा, यानी कि दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे साइड एंगल साइड, सर्वांग समता से, है ना। अगर ये सर्वांग हो गए तो संगत सारी चीजें बराबर हो जाएंगी। जब संगत सारी चीजें बराबर हो जाएंगी तो जो पी क्यू भुजा की संगत भुजा पी आर है ये बराबर हो जाएगी, यानी पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, और यही हमको इसमें लिख देंगे संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, और यही हमको प्रूफ करना था। तो इस तरह से हमारे जो है 4 नंबर और कंप्लीट हो गए, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन 4 नंबर का देखते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 6, 8 सेंटीमीटर है, दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 4.5, 9 और 12 सेंटीमीटर है, सिद्ध करना है त्रिभुज समरूप है। दूसरे का सी नंबर, इसमें 2 त्रिभुज दिए गए हैं, चलो हम बना लेते हैं ऐसे करके। एक त्रिभुज का नाम देते हैं ए बी सी, दूसरे में थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं पी क्यू आर। तो त्रिभुज एबीसी में मान लेते हैं कि 3, 6, 8 सेंटीमीटर भुजा हो गई। अगले त्रिभुज की भुजाएं मान लेते हैं 4.5, या इस तरह से इसको क्रम से मान लेते हैं 4.5, 9 और 12 सेंटीमीटर, और सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो समरूप अगर सिद्ध करना है तो हम करते क्या है कि इनकी संगत भुजाओं के अनुपात देख लेते हैं। संगत भुजाओं के अनुपात बराबर आएंगे तो समरूप हो जाएंगे, नहीं तो समरूप नहीं होंगे। तो BC की संगत भुजा है QR, BC बटे QR 3/4.5, 0 बढ़ाएं 15 दूना 30, 15 तिया 45, 2/3। AB की संगत भुजा है PQ, तो AB की वैल्यू 6 है, PQ की 9 है, 3 दूना 6, 3 3 की 9, 2/3। अभी तक बराबर आ रहा है 2/3, 2/3। एक और देख लेते हैं AC बटे PR, तो AC की वैल्यू 8 है, PR की 12 है, 4 दूना 8, 4 3 12, 2/3। यानी कि यहाँ पे देखिए चूंकि BC बटे QR, AB बटे PQ और AC बटे PR संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है, अतः त्रिभुज जो ABC है समरूप त्रिभुज PQR साइड 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 समरूपता से, और यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 3 12, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको नोट करिए, फिर 2 क्वेश्चन और बताते हैं। चलो 2 क्वेश्चन इसमें और बताने हैं हमको 4 नंबर के। तो इसमें से एक क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर उसका मान 4/5 हो जाता है। अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 4/5 हो जाता है, और यदि अंश और हर दोनों में 5 घटाया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। वो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम लोग करते क्या है इसमें कि माना भिन्न बराबर x/y, इसका मतलब अंश x है, हर है y। ठीक है, तब प्रथम प्रश्नानुसार ऐसे कर सकते हैं। प्रथम प्रश्नानुसार अगर इन दोनों के अंश और हर में 1 जोड़ दें x + 1/y + 1, यानी अंश और हर में दोनों में 1 जोड़ दें तो इसका मान 4/5 के बराबर कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 5x हो जाएगा, 5 एकम 5, यहाँ पे 4y, 4 एकम 4। ठीक है, तो चाहे पक्षांतर कर लें, 4y को उधर ले आए 5x - 4y, और 5 को उधर लेके जाए तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 4। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, 5x - 4y या माइनस का 1, समीकरण 1 हो गया।
पुनः प्रश्नानुसार पुनः क्या कहता है कि अंश और हर दोनों में से एक घटा दिए, सॉरी दोनों में 5 घटा दिया जाए, दोनों में 5 घटा दिया जाए, अंश में 5 और हर में 5, तो इसका मान 1/2 हो जाता है, इसका मान 1/2 हो जाता है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इधर, 2x 2 पंचे 10, 2y, सॉरी 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y - 5 ही रहेगा। करते क्या है यहाँ पे y का मान निकाल लेते हैं, 5 को उधर भेज देते हैं तो y बराबर हो जाएगा 2x - 10 + 5, और माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा 5, और इसमें घट जाएगा तो y बराबर होगा 2x - 5, माइनस के 10 से प्लस का 5 घटेगा, माइनस का 5 बचेगा, समीकरण हो गया 2। समीकरण 2 से y का मान उठा के समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही समीकरण 2 से y का मान उठा के 1 में रखेंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो 5x माइनस, जहाँ पे y है y की जगह पे हमको 2x - 5 रखना है, तो 4 गुना y की जगह पे 2x - 5 = -1, तो 5x, 4 दूना 8x, माइनस माइनस प्लस 4 पंचे 20, -1। इसको हल करेंगे तो 8 से 5 घटाइए, माइनस का 3x बचेगा, और 20 इधर प्लस में बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 20 और माइनस का 1, -3x, 20 1 21, तो x बराबर होगा -21 बटे -3, 3 सते 21, माइनस से माइनस प्लस, x बराबर आएगा 7। x का मान 7 आया है। x का मान समीकरण 1 में रख दिया, सॉरी समीकरण 2 में रख दिया जाए तो y का मान आ जाएगा। तो हम करते क्या है, x का मान समीकरण, चलो ऊपर लिख देते हैं, यहाँ नीचे दिखेगा नहीं, है ना। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जहाँ समीकरण 2 है उसमें जहाँ x है उसकी जगह पे 7 रखिए, तो y बराबर 2 गुना 7 माइनस 5, 2 सते 14 माइनस 5, यानी कि आएगा 9। y का मान कितना आया, 9। इसलिए जो भिन्न पूछा जा रहा है, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, और अंश है x, अंश क्या है x, हर है y। x का मान आया है 7 और y का मान आया है 9, तो 7/9 हमारी भिन्न हो जाएगी, और इस तरह से 4 नंबर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक और प्रश्न जो है 4 नंबर का बचा हुआ है उसको हम बता देते हैं, और 4 नंबर के सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। प्रश्न क्या है 4 नंबर का, यानी दूसरे का ई, 4 नंबर का एक प्रश्न है, 9x² - 3x - 2 = 0। 9x² - 3x - 2 = 0, यानी कि इसको हल करना है, हमें x का मान निकालना है। तो बाय पदों का गुणा कर देते हैं, 9 × -2, प्लस माइनस का गुणा -9 दूना 18, गुणा कर दो तो 18, घटा दो तो 3 आया। ऐसी दो संख्याएं हमको पता होनी चाहिए, ऐसी दो संख्याएं बताइए। तो 9x², 3 को लिख सकते हो भाई, संख्या है 6 × 3 = 18, और 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, तो 6 - 3 x - 2 = 0। 9x², ब्रैकेट खोल के x का गुणा हो जाएगा और माइनस का भी गुणा, -6x, माइनस माइनस प्लस 3x - 2 = 0। इन दोनों से 3x कॉमन ले लो, 3 × 3 = 9, x बचेगा, 3 दूना 6। इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो 1 ले लेते हैं, 3x - 2 = 0। 3x - 2 कॉमन ले लो बाहर, 3x - 2 बाहर जाएगा तो 3x + 1 = 0। अब एक बार हम लोग जो है 3x - 2 को 0 के बराबर करेंगे, तो 3x = 2, x = 2/3। ठीक है,
या फिर एक बार 3x + 1 = 0, तो 3x = प्लस का इधर जाके माइनस का मान होगा, x = होगा -1/3, यानी एक आंसर आएगा -1/3। ये दो मूल हो गए, है ना। तो इस तरह के 4 नंबर के 5 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अब 6 नंबर के 3 प्रश्न हमको करवाने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो प्रश्न में बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको करवाना है। ठीक है, तब तक इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। 6 नंबर के 3 प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, 6 नंबर के 3 प्रश्न करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न ये है कि एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दिया जाए। यानी जितनी उसकी लंबाई चौड़ाई थी उसमें हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। जैसे एक आयत, इसकी लंबाई को x ले लेते हैं, चौड़ाई को y ले लेते हैं, तो इसका 28 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कम पड़ जाता है यदि लंबाई में 2 बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में 2 मीटर कम कर दिया जाए। तो हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 3 नंबर का प्रश्न ये परीक्षा पेपर में 3 नंबर में आता है और इसके 6 नंबर मिलते हैं। तो माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर और आयत की चौड़ाई बराबर y मीटर, है ना। ठीक है, तब इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल इस समय जो आयत है इसका जो एरिया होगा वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। और लंबाई x है, चौड़ाई y, तो x × y यानी कि xy मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार यदि लंबाई 2 मीटर बढ़ा दिया जाए, यदि लंबाई x है, x + 2 मीटर कर दिया जाए और चौड़ाई में 2 मीटर कम कर दें, चौड़ाई जो है उसकी y - 2 मीटर कर दिया जाए, तो क्षेत्रफल में 28 मीटर की कमी, 28 मीटर स्क्वायर की कमी हो जाएगी। यानी तब जो इसका क्षेत्रफल होगा, तब क्षेत्रफल जो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना। तो लंबाई कितनी है इसकी, x + 2, चौड़ाई है y - 2, गुणा कर देंगे तो xy - 2x, 2 से गुणा करेंगे तो 2y, 2 दूना 4। ठीक है, अब ये जो क्षेत्रफल है पहले वाले क्षेत्रफल से 28 मीटर स्क्वायर जो है क्या है, कम है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार पहले का क्षेत्रफल जो है, पहले वाले को A1 ले लेते हैं, दूसरे को A2 और 28 मीटर, A1 - A2 = 28। पहले वाले से ये 28 मीटर कम है। A1 की वैल्यू कितनी है, xy, A2 की वैल्यू है xy - 2x + 2y - 4 = 28। एक्स वाई ब्रैकेट खोलिए, -xy, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2x, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला प्लस में = 2x। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे 2x - 2y, ये प्लस का 4 है, बराबर की दूसरी तरफ भेजिए, माइनस का हो जाएगा। तो 2x - 2y बराबर 28 से 4 घटाइए 24 हो जाएगा। 2 कॉमन लेंगे तो x - y बराबर हो जाएगा 24, 2 दूना 4, यानी x - y बराबर हो जाएगा 12। समीकरण हो गया 1, है ना, समीकरण हो गया 1। आगे प्रश्न ये कहता है कि यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दे और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दे, यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दे, चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दे,
तो क्षेत्रफल 33 मीटर बढ़ जाता है। फिर से यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दिया जाए, चौड़ाई वही थी, 2 मीटर बढ़ा दें, 2 मीटर बढ़ा दें, तब अब जो नया क्षेत्रफल आएगा A3 ले लेते हैं यहाँ पे, ये भी क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई ही होगा। तो लंबाई कितनी है, x - 1, चौड़ाई y + 2, है ना, चौड़ाई y + 2। अब क्या होगा, इसको गुणा कर लेते हैं, तो xy 2x प्लस का 1 से गुणा करेंगे माइनस का y माइनस का 2। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब जो है ये क्षेत्रफल बढ़ जाएगा 33 मीटर, यानी A3 माइनस A1 = 33। A3 से A1 घटाना है, x y A3 की वैल्यू रखिए प्लस 2x माइनस y माइनस 2। A1 की वैल्यू है xy = 33। ब्रैकेट्स खोलिए, xy प्लस 2x माइनस y माइनस 2 माइनस xy = 33। xy से xy कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 2 बराबर के दूसरी तरफ भेजिए, तो 2x माइनस y = 33 प्लस 2, जोड़िए इसको, 2x माइनस y 33 में 2 जोड़िए 35 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखते हैं, दोनों में जो है y वाले पद जो है बराबर है इस, और दोनों के चिन्ह समान है। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर जब घटाएंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 35, x माइनस वाई बराबर 12, माइनस माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, y से y कैंसिल, 2x से x घटाएंगे x आएगा, 35 से 12 घटाइए 3 और 2 23। यानी जो चौड़ाई है आयत की चौड़ाई, सॉरी आयत की लंबाई 23 होगी, और ये मान उठा के किसी भी समीकरण में रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 23 रखेंगे, माइनस y बराबर 12, तो y को पक्षांतर कर लेंगे, 12 को उधर ले आएंगे, तो 23 माइनस 12 बराबर y, तो y बराबर 23 में से 12 घटाइए, 1 बचेगा, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, 2 में से गया, यानी 11, y बराबर 11। इससे पूछा जा रहा था कि आयत की लंबाई और चौड़ाई बताइए, तो आयत की लंबाई 23 मीटर है, यहाँ लिख देंगे लास्ट में, अतः आयत की लंबाई 23 मीटर तथा आयत की चौड़ाई 11 मीटर होगी, है ना। तो इस तरह से जो है 6 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल अगर पूछे तो क्षेत्रफल भी बता सकते हैं। इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई इसकी 23 है, चौड़ाई 11 है, 11 × 33, 11 दूना 22, 22 और 3 25, 253 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। छह नंबर का, चलिए अगला 6 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि क्षैतिज तल के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु O से भवन के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। क्षैतिज तल के एक बिंदु से
बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। ये 6 नंबर का प्रश्न है और इस सेट का चौथा नंबर है। तो एक भवन है, ठीक है, इस भवन की ऊंचाई 20 मीटर है। क्षैतिज के तल से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, यानी यहां से यहां इसका कोण 30 अंश है। इसके बाद ये कहता है कि भवन के शिखर पर एक झंडा लगा हुआ है, तो यहां एक ऐसे करके ध्वज लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, यानी बिंदु यहाँ जो O बिंदु से इस ध्वज को देखा जाता है, इसको देखा जाता है, तो ये कोण 45 अंश हो जाता है, ठीक है। और ध्वज की लंबाई हमको बताना है और बिंदु O से भवन की दूरी बताना है। भवन को ले लेते हैं AB, ये हो गया भवन, इसकी ऊंचाई हो गई 20 मीटर। ये झंडा है, झंडे की ऊंचाई को हम लोग ले लेते हैं h मीटर, ठीक है। तो यहाँ से टोटल ऊंचाई हो जाएगी नीचे से 20 + h, और ये मान लेते हैं कि बिंदु O से भवन के पाद बिंदु यानी कि आधार की दूरी जो है वो x मीटर है, ठीक है। इतनी चीज़ें दी गई हैं। हमें इस झंडे की ऊंचाई बताना है ABO, और ये मान लेते हैं C बिंदु, यानी कि BAC की दूरी हमको बताना है, ठीक है। हमें झंडे की ऊंचाई बताना है और बिंदु O से इस भवन की दूरी बताना है। तो माना इस तरह से लिख देंगे, माना झंडे की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा बिंदु O से भवन की दूरी बराबर x मीटर, ठीक है। यहाँ पर एक अच्छा, भवन जो होता है हमेशा समतल पे खड़े रहेगा, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ABO में ये वाला कोण जो है 30 अंश है, थीटा बराबर 30 अंश, ठीक है। और AB की वैल्यू है 20 मीटर और OB यानी BO की वैल्यू x है, हमको ये निकालना है। तो इस भुजा और इस भुजा में क्या संबंध होता है इस कोण के लिए? ये लंब है, ये आधार है, यानी यहाँ पे लगेगा tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 30 डिग्री और AB की वैल्यू है 20 और यहाँ पे x। tan 30 का मान 1/√3 होता है, 20/x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से गुणा करेंगे x ही रहेगा, √3 से 20 का गुणा 20√3, समीकरण 1। भवन बिंदु O से भवन की दूरी 20√3 मीटर है, एक तो आ गया है, ठीक है। अब आगे बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, पुनः समकोण त्रिभुज OBC में अब थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 डिग्री और BC लंबाई हो जाएगी B से C तक 20 + h और BO तो वही है x, BO x है और x की वैल्यू समीकरण 1 से आया है 20√3 भी लिख सकते हैं। इस कोण के लिए सामने वाला लंब, ये वाला आधार, यानी फार्मूला लगेगा tan थीटा का। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी कि लंब हो गया BC, आधार हो गया BO। थीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 45 डिग्री, BC की वैल्यू थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री, BC की वैल्यू है 20 + h, BO जो x है उसका मान आ गया है 20√3। tan 45 का मान हमको पता है कितना होता है 1, 20 + h बटे 20√3
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20√3 इधर आ जाएगा, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर 20 प्लस एच, 20 प्लस में बराबर उस तरफ जाएगा तो माइनस में, यानी कि एच बराबर आएगा 20√3 माइनस 20, यानी एच बराबर 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 मीटर, यानी कि जो झंडे की ऊंचाई है वो 20 इन रूट के अंदर √3 माइनस 1, ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1, तो यहाँ लिख देंगे ऐसे। अतः बिंदु O से भवन की दूरी बराबर 20√3, चाहे तो √3 का मान रख देंगे 1.73, √3 का मान रखेंगे 1.73 गुणा कर देंगे, पहले 0 बढ़ा दो, फिर 2 3 6, 2 7 14 के 4 हासिल आए 1, 2 1 2 1 3, 2 अंक बाद दशमलव, यानी 34.6 मीटर। और झंडे की ऊंचाई तथा झंडे की ऊंचाई जो h है वो कैसे निकालेंगे, वो तो दिया ही गया है, निकाल लिया है। 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, ये भी सही है। चाहे तो √3 का मान रख देंगे 1.73 माइनस 1 घटा देंगे तो 0.73, पीछे 0 बढ़ा के गुणा कर देंगे, 2 3 6, 2 7 14 1, 2 7 14, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 14.60 मीटर, है ना। झंडे की ऊंचाई 14.60 मीटर आएगा और भवन की ऊंचाई हो जाएगी 34.60 मीटर। तो इस तरह से 6 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। एक और 6 नंबर का प्रश्न करवाते हैं, ठीक है। 6 नंबर का एक और प्रश्न है और इस सेट का नंबर है 5। प्रश्न नंबर मिलेंगे 6, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जो चित्र यहां पे दिया गया है, चित्र 1 दिया गया है, है ना। ये चित्र जो है एक त्रिज्यखंड है ऐसे करके, और ऐसे है, यहाँ 2 त्रिज्यखंड हो गए। यहाँ पे इनके नाम है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है, D, ये A, ये B, यहाँ पे 30 डिग्री है। तो यहाँ लंबाई जो है टोटल है 14, O से B तक 14 है, O से C तक यानी कि ये वाली लंबाई 7, ठीक है। तो छायांकित भाग यहाँ पे इसको छायांकित किए मैं ऐसे करके, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, एंगल सेम है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो दिया है, क्या चीज दिया गया है, चित्र में 2 त्रिज्यखंड है, एक छोटा वाला COD, एक बड़ा वाला OAB। अगर हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो हमको बड़े वाले त्रिज्यखंड से छोटे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे R1 बराबर 14 सेंटीमीटर और R2 जो छोटा वाला है वो 7 सेंटीमीटर, और थीटा दोनों में इक्वल है 30 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट, ये आसान सा सवाल है, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड, नाम लिख देंगे बड़े वाले का, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई। अब यहाँ पे बड़ा वाला है तो R1 का स्क्वायर माइनस, दोनों में कोण बराबर है तो थीटा ही रखते हैं, थीटा बटे 360 डिग्री गुणे पाई,
छोटे वाले के लिए त्रिज्या R2 माना है तो R2 का स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, थीटा बटे 360 और पाई भी कॉमन मिल जाएगा। ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब सबके वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री बटे 360 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे R1 का मान है 14 स्क्वायर, R2 का मान है 7 का स्क्वायर। 0 से 0 काटिए, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 छः के 12, यानी यहाँ पे बचेगा ऊपर 11, नीचे 6 सते 42, 6 सते 42, यहाँ 14 का स्क्वायर 196, 7 का स्क्वायर 49। चलिए घटाइए इसमें से, 196 से 49 घटाना है। 16 में से 9 गया तो 7 बचेगा, और यहाँ 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा और 1 बचेगा, है ना। और ये 7 से कट जाएगा, 7 छंग 42, 7 दूना 14, 7 एक कम 7, 3 दूना 6, 3 सते 21, यानी 11 गुणे 7 बटे 2, 11 सते 77 बटे 2, और 2 से काटिए, 2 एक कम 2, 2 तेई 6, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरह से 6 नंबर का ये भी प्रश्न कंप्लीट हो गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसी तरह से अच्छे प्रश्नों के लिए हमारी जो है क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ठीक है।